गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 6 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज हम निबंध लेखन के बारे में समझेंगे और हमें जो शीर्षक दिया गया है उसके बारे में हम निबंध लिखेंगे। हमारा प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर मेरा गांव के बारे में निबंध लिखिए। अब आपको रूपरेखा यानी कि पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको निबंध बनाना है। अब रूपरेखा यानी कि आपके पॉइंट्स है गांव का परिचय, यानी कि निबंध किस पर लिखना है हमें, मेरा गांव पर। तो उसमें पॉइंट्स आया है गांव का परिचय, गांव के लोग, लोगों का व्यवसाय, ग्राम पंचायत के कार्य, पाठशाला और उपसंहार। यानी कि गांव कैसा होता है, पहले तो हम गांव का नाम लिखते हैं, फिर गांव में क्या कौन सा अच्छा स्थल है उसके बारे में लिखेंगे, कैसे लोग रहते हैं, फिर लोगों का व्यवसाय क्या होता है, ये सारी बातें हम मेरे गांव निबंध में लिखते हैं। फिर पाठशाला कितनी है और सब्जी मंडी या बाजार, गांव में क्या अच्छी बातें हैं वो हमें लिखनी है। तो हम अब हमारा निबंध देखते हैं। मेरे गांव का नाम रामपुर है। आप कोई भी नाम लिख सकते हो गांव में। मेरे गांव का नाम रामपुर है। मेरे गांव की आबादी करीब 600 है, यानी कि 600, यानी कि गांव में कितने लोग रहते हैं, तो 600 से आसपास लोग रहते हैं। गांव के उत्तर में कलकल गाती हुई सरस्वती नदी बहती है। आप अपने गांव के बारे में और वहां की स्पेशलिटी के बारे में भी लिख सकते हो। अब कौन सी नदी की बात की गई है, सरस्वती नदी की। खेतों की हरियाली चारों ओर उसकी शोभा बढ़ा रही है। अब गांव है तो हमें पता ही है कि खेत तो होंगे ही, क्योंकि गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, खेती करना, यानी कि किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं। खेतों की हरियाली चारों ओर उसकी शोभा बढ़ा रही है। पर्वतमाला पर के घने पेड़ प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं। अब गांव है तो वहां हरियाली ज्यादा होगी, यानी कि खेत है, जंगल है, पर्वत है, नदी है, ये सारी प्राकृतिक चीजें ज्यादा देखने मिलेगी। और गांव के जो घर है वो झोपड़ी के या कच्चे होंगे, ज्यादा पक्के मकान या जो फ्लैट या इतनी जो बिल्डिंग्स है वो देखने नहीं मिलेगी। सड़क भी हमें कैसी मिलेगी, पक्की, इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, या तो कच्ची होगी। पर्वतमाला पर के घने पेड़ प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाते हैं। गांव के बीच एक बड़ा सा कुआं भी है। नदी के किनारे विशाल शिवालय है। शिवालय यानी कि जो शंकर भगवान का मंदिर है, वो हर गांव में रहता ही है कि वहां कोई एक स्पेशल जो है, उनकी स्पेशलिटी है कि एक मंदिर होता है। गांव में सभी जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। मेरे गांव में अधिकतर किसान रहते हैं। किसानों के अलावा गांव में बनिया, लुहार, बढ़ई, दर्जी, धोबी, मोची, व्यापारी आदि व्यवसायी भी रहते हैं। अब मेन क्या है, लोगों का मुख्य व्यवसाय तो क्या होगा, खेती करना, इसीलिए गांव में खेत हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। उसके बाद दूसरे लोग जो खेती नहीं करते, तो दर्जी है, फिर बढ़ई है, लुहार है, धोबी है, मोची है, वो सारे अपने व्यवसाय में लगे हुए होते हैं। सब लोग आपस में हिल मिलकर प्रेम से रहते हैं, यानी कि गांव में शहर के कंपेयर में या शहर में देखा जाए तो गांव में अच्छी एकता होती है, यानी कि आपस में प्रेम, लोगों की मदद करना, हिल मिलकर रहना, ये सब गांव में ज्यादा देखने को मिलता है। मेरे गांव के किसानों को समय पर बीज, खाद और पानी मिलता है, यानी कि किसानों को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है उसकी बात की गई है, या पंचायत से किसानों को क्या क्या मदद मिलती है।
तो क्या क्या मदद मिलती है, तो बीज दिए जाते हैं, क्योंकि बीज बोएंगे तो ही उसमें से क्या होगी, फसल होगी। खाद, तो अच्छी खाद डालेंगे तो फसल ज्यादा होगी। पानी, पानी के बिना तो फसल हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये 3 चीजें हैं, जो बीज है, खाद्य और पानी है, वो समय पर मिलता है तो ही फसल कैसी होती है, अच्छी होती है। देखते हैं आगे। इस कारण खेतों में अच्छी फसल पैदा होती है। वही जो मैंने बोला, गांव में गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बैल, घोड़ा आदि अनेक पालतू पशु है। अब किसान है वो गाय और भैंस और बैल का, तीनों का इस्तेमाल करते हैं। बैल का तो इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, खेत जोतने के लिए। गाय, भैंस और बकरी से क्या मिलता है, हमें दूध मिलता है, इसीलिए वो रखते हैं। फिर कुत्ता है, तो कुत्ता हमने वो देखा था कि कुत्ता वफादार प्राणी है, उसका काम क्या है कि रखवाली भी कर सकता है, मालिक के सामान की और मालिक के घर की वो रखवाली करता है, इसीलिए कुत्ता पालतू प्राणी बनाया है। घोड़ा है, तो एक जगह से कहीं दूसरी जगह जाना हो या माल उठाकर ले जाना हो तो घोड़ा है वो काम आता है, इसीलिए गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बैल, घोड़ा ऐसे पालतू पशु रखे हुए होते हैं लोगों ने। गांव में एक छोटा सा बाजार है। अब शहर जितना बड़ा तो नहीं होगा, पर छोटा बाजार तो होगा कि जहाँ सब्जी है या कोई जीवन जरूरियात की जो चीजें है वो मिल सके। बाजार में अनाज, साग सब्जी आदि चीजें मिलती है। गांव में एक पंचायत घर है। गांव वालों के झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत ने हमारे गांव की कायापलट कर दी है। अब जो शहर का जो भी मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो अच्छे या बुरे काम है, यानी कि शहर में रास्ता बनाना है या और कुछ है, वो काम कौन करता है, गांव जो शहर की गवर्नमेंट है यानी कि म्यूनिसिपालिटी है वो करती है। अब गांव में किसानों को कोई फैसिलिटी देनी हो या रास्ता बनाना हो या कोई दूसरी कोई भी योजना हो, उसका पालन करवाना हो, तो वो काम कौन करता है, गांव में ग्राम पंचायत करती है। दूसरा काम क्या है ग्राम पंचायत का, तो झगड़ों का निपटारा करना, यानी कि 2 फैमिली हो या 2 इंसान हो, उसमें आपस में झगड़ा हुआ, घर में नहीं हुआ सॉल्व, तो कहाँ जाते हैं वो लोग, ग्राम पंचायत में उसका निपटारा करने जाते हैं। तो ग्राम पंचायत है वो झगड़ों का निपटारा भी करती है। फिर ग्राम पंचायत है वो गांव में कुछ अच्छे काम है, यानी कि कुआं बनवाना है, तालाब बनवाना है या रास्ता बनवाना है, पक्की सड़क बनवानी है या कोई पानी का कनेक्शन है, ये सब कोई भी चीजें है वो गांव में करने का काम कौन करता है, ग्राम पंचायत करती है। आगे देखते हैं। ग्राम पंचायत ने चंदा इकट्ठा करके पाठशाला का मकान तैयार किया है। एक नया आया कि ग्राम पंचायत ने दूसरा क्या किया है कि चंदा इकट्ठा करके, यानी कि फंड से क्या किया है, पाठशाला का मकान यानी कि स्कूल बनाई है। हम हमारे शहर जैसी तो स्कूल नहीं होती है, पर जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके उतनी फैसिलिटी उन्हें मिलती है, जिसमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं। गांव के चौपाल में एक बड़ा पीपल का पेड़ है। गांव के शिवालय में हर रोज शाम को भजन कीर्तन होता है। शिवालय यानी कि मैंने बोला था कि मंदिर, जो शंकर भगवान के मंदिर की बात की गई है। मेरे गांव की जलवायु अच्छी है। जलवायु यानी कि वातावरण। अब शहर में तो ज्यादातर जो है वो व्हीकल्स यानी कि वाहन होते हैं, इस वजह से धुआं होता है। फिर फैक्ट्री है, उसकी वजह से धुआं होता है, यानी कि शहर में पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण ज्यादा रहने की संभावना होती है। पर गांव में तो खेत, हरे भरे खेत होता है, दूसरी हरियाली होती है, जंगल है, इस वजह से गांव का वातावरण या हवा कैसी होती है, शुद्ध होती है। इसीलिए गांव के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और गांव के लोग सुखी है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। अब हमने ये सुना मेरे गांव के बारे में निबंध। अब हम दूसरे प्रश्न में कहानी लेखन दिखते हैं। अब इसमें भी आपको रूपरेखा दी गई है, यानी कि पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको कहानी बनानी है। कहानी बना के आपको क्या करना है, उसका शीर्षक भी देखना है और उससे मिलने वाली सीख भी आप लोगों को लिखनी है।
कहानी लेखन प्रश्न देखते पहले हम। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और उससे मिलने वाली सीख भी लिखिए। यानी कि टाइटल भी लिखना है और उसमें बाद में हमें क्या सीख मिली, यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी, वो भी हमें लिखना है। अब रूपरेखा यानी कि पॉइंट्स मैंने आपको आगे बताया था, तो पहले वो देख लेते हैं। नदी के किनारे एक वृक्ष। अब आप लोगों को मैं जब पॉइंट्स पढ़ूंगी तभी आप लोगों को याद आ जाएगा। वृक्ष पर एक कबूतर, नदी के पानी में बहती हुई चींटी, कबूतर का देखना, पत्ते तोड़कर नदी में गिराना, पत्ते के सहारे चींटी का किनारे आ जाना, एक शिकारी का कबूतर पर निशान ताकना, चींटी का देखना, शिकारी के पैर में काटना, चौंकना, निशान चूकना, पत्तों की खड़खड़ाहट, कबूतर का उड़ जाना और लास्ट में है सीख। अब हमने रूपरेखा यानी कि पॉइंट्स देख लिए। अब हमें उसके आधार पर क्या करनी है, कहानी बनानी है। अब हमने ये कहानी, जब हमने पॉइंट्स देखे तो हमें थोड़ी थोड़ी तो पता चल गई कि एक जंगल होगा, उसमें एक नदी होगी, फिर उसके नदी के किनारे एक वृक्ष है, वृक्ष पर क्या है, एक कबूतर रहता है, और नदी के नीचे, जो वृक्ष के नीचे है, वहां कौन रहती होगी, एक चींटी रहती होगी। एक बार नदी में बाढ़ या कुछ आया होगा तो क्या हुआ, चींटी पानी में बहने लगती है। अब जो ऊपर पेड़ के ऊपर जो बैठा कबूतर है ये सब देखता है, इसीलिए पत्ते तोड़कर नदी के पानी में गिराता है। चींटी वो पत्ते पर आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि जंगल में एक शिकारी आता है। वो किसका शिकार करता है, कबूतर का। जैसे ही वो निशान ताकता है, वहां कबूतर को पता नहीं होता है, पर चींटी ये सब देख लेती है। अब चींटी को अपने एहसान का बदला चुकाना था और कबूतर की जान बचानी थी, इसीलिए क्या करती है चींटी, शिकारी के पैर पे काट लेती है। इसीलिए वो शिकारी के पैर पे काटने की वजह से वो निशान चूक जाता है और आवाज आने की वजह से कबूतर उड़ जाता है। इस तरह कबूतर के भी जान बच जाती है और पहले चींटी की भी जान बच जाती है। दोनों एक दूसरे का एहसान मान लेते हैं, यानी कि चुका देते हैं, और फिर इस कहानी से हमें सीख लेनी है। अब हम कहानी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहले तो हमें बोला था कि शीर्षक देना है, तो शीर्षक क्या देंगे, भलाई का बदला। अब हम कहानी समझेंगे। गंगापुर गांव के पास एक नदी थी। आप रूपरेखा के आधार पर अपनी तरह से भी कहानी बना सकते हो। गंगापुर गांव के पास एक नदी थी। उस नदी के तट पर यानी कि किनारे बरगद का एक वृक्ष था। वृक्ष भी लिख सकते हो, पेड़ भी लिख सकते हो आप लोग। उस पर एक कबूतर रहता था। एक दिन दोपहर को कबूतर बरगद के वृक्ष की डाली पर बैठा था। इतने में उसने नदी के पानी में एक चींटी को बहते हुए देखा। वह किनारे पर पहुंचने के लिए छटपटा रही थी। कबूतर को इस चींटी पर दया आ गई। उसने तुरंत पत्ते तोड़कर नदी में गिराए। चींटी झटपट एक पत्ते पर चढ़कर उसके सहारे किनारे पर आ गई। उसने मन ही मन कबूतर का एहसान माना। जो मैंने आपको बोला था कि नदी के किनारे एक बरगद का पेड़, यानी कि कोई पेड़ होगा, तो ये बरगद का पेड़ भी लिख सकते हो, आप दूसरा भी पेड़ लिखना हो तो लिख सकते हो। अब क्या होता है कि चींटी पानी में बहने लगी थी, तो कबूतर ने ये सब देख लिया। अब उसे चींटी की जान बचानी थी, तो क्या करता है कबूतर कि पत्ते तोड़कर नदी के पानी में डालता है और चींटी वो पत्ते के ऊपर आ जाती है पानी में से। इस तरह चींटी की जान बच जाती है और चींटी मन ही मन ने उसका एहसान मानती है। आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ दिनों बाद एक शिकारी उस बरगद के पेड़ के पास आया। पेड़ पर कबूतर को देखकर उसने निशान लगाया। कबूतर को इस बात का ख्याल तक न था। अब कबूतर इस बात से अनजान था कि शिकारी मेरा शिकार करने आया है, पर चींटी होशियार थी, चींटी ने ये सब देख लिया था। देखो आगे क्या होता है। इतने में उस चींटी ने शिकार को देख लिया। शिकारी बंदूक चलाने वाला ही था कि चींटी ने उसको पैर पर काट लिया। शिकारी चौंक पड़ा। उसका बंदूक का निशान चूक गया। पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर कबूतर उड़ गया। उसकी जान बच गई। इस प्रकार
चींटी ने कबूतर की जान बचाकर उपकार का बदला चुका दिया। उपकार यानी कि आगे देखा एहसान, उससे हम उपकार भी बोल सकते हैं। यानी कि क्या हुआ, फिर कुछ दिनों बाद शिकारी आया। अब जो जहाँ कबूतर रहता था, जो पेड़ के ऊपर या डाली में, वो बरगद का पेड़ था, उसके पास ही आया था। फिर क्या हुआ कि उसने पेड़ पर कबूतर को देखा और उसका शिकार करना था, इसीलिए अपनी बंदूक से निशान लगाया। अब कबूतर को इस बात का पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, वो तो शांति से बैठा हुआ था, पर ये सब चींटी देख लेती है। अब चींटी क्या करती है कि उसे भी कबूतर की जान बचानी थी, इसीलिए, और अपने एहसान का बदला भी चुकाना था, इसीलिए क्या करती है, और तो कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि चींटी छोटी है, पर धीरे से जाकर शिकारी के पैर में काट लेती है। इसीलिए काटने की वजह से आप लोगों को भी चींटी ने कई बार काटा होगा तो पता है कि कैसा दर्द होता है। तो शिकारी चौंक पड़ता है, बंदूक का निशाना उसका चूक जाता है और पत्तों की जो खड़खड़ाहट यानी कि पत्तों की आवाज से कबूतर को पता चल जाता है और वो वहां से उड़ जाता है और इस तरह कबूतर की भी जान बच जाती है और चींटी अपना उपकार का बदला चुका देती है। अब हमें इस कहानी पर से सीख क्या मिलती है? शीर्षक तो हमने देख लिया कि भलाई का बदला, यानी कि पहले किसने भलाई की थी? कबूतर ने की थी। फिर उसका बदला किस तरह चुकाया? चींटी ने कबूतर की जान बचाकर उसका एहसान चुकाया, यानी कि उसका बदला चुका दिया। अब उसकी सीख हमें क्या मिलती है इस कहानी पर से? तो हमें इस कहानी पर से ये सीख मिलती है, भलाई करने वाले का सदा भला ही होता है। यानी कि जो अच्छे काम करता है या जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, उसका हमेशा भगवान क्या करते हैं? अच्छा करते हैं। अतः हमें दूसरों का हमेशा भला करना चाहिए। यानी कि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे या दूसरों का भला करने की बात करेंगे या भला करेंगे तो हमारा ऐसे ही भला हो जाएगा। स्टूडेंट, आप लोगों ने मेरे गांव निबंध और कहानी लेखन था भलाई का बदला, दोनों ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। आप रूपरेखा के आधार पर यानी कि पॉइंट्स जो दिए गए हैं उसके आधार पर आप अपनी तरफ से भी कहानी और निबंध बनाकर लिख सकते हो और सीख सकते हो। थैंक यू।